सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों में हुई तीखी बहस की, ट्रंप और मोदी की मुलाकात में आई रुकावट की, देखेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में कौन पड़ रहा है भारी, क्यों बार बार रद्द हो रही है एयर इंडिया की उड़ानें, जानेंगे क्यों विपक्ष के दबाव में आया चुनाव आयोग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा राज्य में वंशवाद के उदाहरण है, नीतीश सरकार में 50% मंत्रियों के रिश्तेदारों का तमाम विभागों में दबदबा, कहा जीजा और जमाई आयोग के बाद अब बनाया जाए मेहरारू आयोग। अमरनाथ यात्रा को लेकर फैसला, एरिया को नो फ्लाई जोन किया गया घोषित, 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी यात्रा। मायावती का केंद्र सरकार पर हमला, जाति जनगणना कराए जाने के फैसले को बताया विपक्ष के दबाव का असर, कहा इस फैसले से खुद को ओबीसी हितैषी बताना चाहती है बीजेपी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 212 अंकों की गिरावट के साथ 81,583 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 93 अंकों की गिरावट के साथ 24,853 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैननास्किस में चल रहे G7 समिट में ट्रेड वॉर के साथ इजराइल ईरान तनाव का असर दिखाई दे रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए, तो ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो पर भी तीखा हमला किया। देखिए रिपोर्ट। नाटो टूट रहा है और अब G7 पर भी असर दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते शीत युद्ध के दौर में बने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं। ट्रंप की नीतियों से ये साफ है कि उन्हें अमेरिका को छोड़कर किसी और की चिंता नहीं है। पहले टैरिफ के चलते यूरोप के देशों को झटका दिया और अब G7 की बैठक में ये कहकर सहयोगियों को चिंता में डाल दिया कि इसमें रूस को भी शामिल होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 9 साल पहले G8 से रूस को बाहर किया गया था और इसे G7 बना दिया गया। ट्रंप ने इसे गंभीर गलती बताया और कहा कि अगर रूस इस ग्रुप में शामिल रहता तो शायद आज हम युद्ध का सामना नहीं कर रहे होते। ट्रंप ने G7 में रूस और चीन को शामिल कर इसे G9 बनाने की बात कही। ट्रंप के इस ऐलान से सहयोगी देश जरूर चिंता में दिखाई दिए। इसके बाद ट्रंप बैठक को अधूरा छोड़ वापस लौटे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तंज कसते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रुकवाने के लिए वापस लौटे हैं, जिसे लेकर ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि प्रचार चाहने वाले इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन डीसी जा रहा हूं, ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत, उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं, देखते रहिए। इससे पहले बैठक के दौरान भी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ ट्रंप की तीखी बहस की खबर सामने आई थी। साफ है G7 अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें भारत को भी अतिथि देश के रूप में बुलाया गया है। पीएम मोदी भी कनाडा पहुंच गए हैं, जहां वो फ्रांस और कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरह से G7 कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। G7 समिट इस समय चर्चा में बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे, लेकिन पीएम मोदी के कनाडा दौरे को लेकर जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। कनाडा के कई सांसदों ने पीएम मोदी को न्योता दिए जाने के मामले में मार्क कार्नी से सवाल किए हैं, तो खालिस्तान समर्थकों का विरोध भी दिखाई दे रहा है। इस बीच कनाडा में पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति से होने वाली संभावित मुलाकात भी टल गई है। तो क्यों ट्रंप और मोदी की मुलाकात में आई रुकावट, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात नहीं हुई है, औपचारिक बातचीत भी नहीं हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ट्रेड डील की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग को रुकवा दिया था। लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे का हर बार खंडन किया, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी ट्रंप के दावे को गलत नहीं बताया। ऐसे में कनाडा में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि क्या ट्रंप पीएम मोदी से मुलाकात के समय फिर से सीजफायर को लेकर अपना दावा दोहराएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पीएम मोदी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप G7 के सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। पीएम मोदी के कनाडा पहुंचने के कुछ समय बाद ही ट्रंप ने कनाडा छोड़ दिया, जिसके चलते पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी टल गई। वैसे पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात के अलावा जिस बैठक में सभी की नजरें हैं, वो है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ होने वाली बैठक।
भारत और कनाडा ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता किया है, जिसका ऐलान दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कनाडा की तरफ से इस मामले में पहले भारत को तैयार किया गया, उसके बाद ही कनाडा ने भारत को न्योता दिया था। इससे पहले ही दोनों देशों के बीच तनाव देखा जा रहा था। तनाव की शुरुआत 2023 में उस वक्त हुई जब कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की जान ली गई। कनाडाई सरकार ने इस मामले में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद गहरा गया। उस समय के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खुलेआम आरोप लगाए और दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल और बिगड़ गया था। मगर अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो समझौता कनाडा भारत से कर रहा है वो निज्जर मामले के चलते ही किया जा रहा है। ट्रंप और मोदी की मुलाकात टलने से कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप मोदी के सामने ये कहते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया। वैसे ट्रंप के पास एक मौका है कि वो पश्चिम एशिया में चल रही जंग को रुकवा सकते हैं। उनका एक कॉल जंग रोक सकता है, लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज होती जा रही है, तो कौन किस पर पड़ रहा है भारी? See this? This is a ये रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन संघर्ष और तेज हो गया। ईरान ने तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। ये बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हरजीलिया टाउन में मौजूद है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने मीडिया को दिए बयान में दोनों जगहों पर हमलों की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जबरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजरायली हवाई हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की जान चली गई है। शादमानी ईरान की खतम अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। उन्होंने 4 दिन पहले ही ये पद संभाला था। इस बीच एक बार फिर ईरान ने इजरायल को निशाना बनाते हुए सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिसमें से कई टारगेट पर पहुंची। तेल अवीव में लगातार धमाकों की खबरें सुनी जा रही हैं। इस जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने साफ किया कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और अमेरिकी मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ को बातचीत के लिए भेज सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर हो। मैं ईरान के साथ परमाणु समस्या का स्थायी हल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियारों को त्याग दे। ट्रंप ने तेहरान के लोगों को चेतावनी दी है कि वो जल्दी से जल्दी शहर को खाली कर दे। तो दूसरी तरफ चीन ने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं कि वो जंग रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। चीन ने भी अपने नागरिकों से इजरायल छोड़ने को कहा है, क्योंकि इजरायल में इस वक्त कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। ईरानी हमले से इजरायल मुश्किल में दिखाई दे रहा है, तो मुश्किल में इस वक्त एयर इंडिया भी है। एयर इंडिया की उड़ानों में बार बार तकनीकी खामियों की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल करनी पड़ी। इसके अलावा कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 5 दिन हवाई यात्रियों और विमान कंपनियों के लिए काफी खराब रही। बम की धमकियां, इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट कैंसिल और तकनीकी खराबी, कम से कम 8 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया की विमान क्रैश की घटना के बाद भी इस तरह की खबरें सामने आती ही जा रही हैं। 17 जून को ही एयर इंडिया का विमान जो 12 जून वाले ही अहमदाबाद टू लंदन वाले रूट पर जाने वाला था, इसे तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल कर दिया गया। 17 जून को ही एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट को इंजन की खराबी के चलते कोलकाता में रुकना पड़ा। वहीं इसी तारीख को इंडिगो की कोच्चि दिल्ली फ्लाइट को बम की धमकी मिली, जिसके बाद उसे नागपुर में उतारा गया। 16 जून को लुफ्थांसा की हैदराबाद फ्रैंकफर्ट फ्लाइट को बम की धमकी के बाद 4000 किलोमीटर घूमकर वापस लौटना पड़ा। लखनऊ में सऊदी एयरलाइंस के विमान के पहियों से लैंडिंग के वक्त चिंगारी निकली, जिससे अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया के एक और विमान हांगकांग से दिल्ली आते वक्त तकनीकी दिक्कत के कारण वापस लौटा। 15 जून को ब्रिटिश एयरवेज की चेन्नई लंदन फ्लाइट बीच रास्ते में लौट आई और एयर इंडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी कोलकाता फ्लाइट 18 घंटे की देरी से चली। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइंस कोई रिस्क नहीं ले रही, जहां जरा सी आशंका वहां फ्लाइट रद्द। लेकिन इतनी घटनाएं एक साथ होना यात्रियों की टेंशन को बढ़ा रहा है। जांच जारी है, लोग घबराए हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये घटनाएं कब थमेंगी और कंपनियां एक बार फिर कैसे अपने यात्रियों का विश्वास जीत पाएंगी।
बोइंग और एयर इंडिया दोनों ही सवालों में है। बार बार विमानों में मिल रही तकनीकी खराबी ने यात्रियों को भी चिंता में डाल दिया है। ऐसे में निगाहें सरकार पर हैं कि वो क्या उपाय करती है जिससे यात्रियों के जोखिम को कम किया जा सके। तो निगाहें चुनाव आयोग पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने चुनाव में पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला किया है। तो क्या है चुनाव आयोग का फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम फैसला लिया है। अब हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी, यानी वोटिंग की पूरी प्रक्रिया की लाइव मॉनिटरिंग होगी। पहले सिर्फ 50% बूथों पर ही यह सुविधा थी, लेकिन अब हर बूथ की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। जहां इंटरनेट होगा वहां वेबकास्टिंग होगी, और जहां इंटरनेट नहीं होगा वहां वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे, जहां नोडल ऑफिसर्स मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि ये वेबकास्टिंग डेटा सिर्फ चुनाव आयोग के आंतरिक इस्तेमाल के लिए होगा। आम लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन उम्मीदवार इसे देख सकेंगे। बाकी लोगों को इसे देखने के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। विपक्ष लंबे समय से वोटिंग में पारदर्शिता की मांग करता रहा है। पहले आधे बूथों पर ही वेबकास्टिंग होने से फर्जी वोटिंग या गड़बड़ी के आरोप लगते थे, लेकिन सबूत न होने से बात दब जाती थी। अब 100% बूथों पर निगरानी से विपक्ष इसे अपनी जीत मान रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह कदम बिहार चुनाव को और निष्पक्ष बनाएगा? बिहार चुनाव इस नए सिस्टम का पहला इम्तिहान होगा। अगर ये इम्तिहान सफल रहा तो भविष्य के चुनावों में भी इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अगर कोई खामी रही तो विपक्ष फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर सकता है। फिलहाल ये कदम पारदर्शिता की दिशा में बड़ा है, लेकिन पूरी तरह निष्पक्ष सिस्टम के लिए अभी और कदम उठाने होंगे। अब समय बताएगा कि ये फैसला कितना असरदार है। हर बूथ की वीडियोग्राफी और उम्मीदवारों को इसकी जानकारी देने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है, जिससे चुनाव पर किसी तरह का सवाल नहीं उठे। इससे पहले चुनाव आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की पुरानी वोटिंग लिस्ट भी सियासी दलों को देने की बात कही थी, यानी विपक्ष का दबाव कुछ काम करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल आ सकती है, और इस मुश्किल को सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। Suffering from CRM headaches. अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा और सपा इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ये बयान न केवल गठबंधन की एकजुटता को दर्शाता है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की सफलता के बाद बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस दौरान अखिलेश ने कानपुर के सीएमओ तबादले को लेकर सरकार के अंदरूनी कलह पर तंज कसते हुए कहा कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच टकराव अब सभी के बीच दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि दवाओं के नाम पर कोयले का घोल पिलाया जा रहा है, गलत इंजेक्शनों से लोगों की जान जा रही है। किसानों के मुद्दे पर भी अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि 20% गेहूं खरीद भी नहीं हुई और सीएम हवाई यात्रा से फसल देखने में व्यस्त हैं। सिपाही भर्ती में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक न्याय में बाधा डालने का भी आरोप लगाया। ये बयान 2027 में पीडीए फॉर्मूले को और धार देने का संकेत है, जिसने लोकसभा में सपा को मजबूती दी थी। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की सफलता के बाद अखिलेश का ये बयान बीजेपी के लिए चुनौती है। सपा का पीडीए फॉर्मूला और गठबंधन की एकजुटता 2027 में यूपी की सियासत को नया रंग दे सकती है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव दोनों पर ही गंभीर आरोप थे, लेकिन एक जज के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को रोका जा रहा है, तो दूसरे के मामले में बिना ठोस साक्ष्य की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तो क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में आरोप इतने साफ नहीं है कि उनके आधार पर महाभियोग चलाया जाए। सिब्बल ने कहा कि बिना ठोस सबूतों के सिर्फ कुछ वीडियो क्लिप्स और जली हुई नकदी की खबरों के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिब्बल ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक और जज शेखर यादव के खिलाफ 55 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव दिया था, जिसमें सांप्रदायिक भाषण का साफ साफ सबूत है। फिर भी राज्यसभा के सभापति ने 6 महीने से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सिब्बल ने सवाल उठाया कि सभापति ने जज यादव के मामले में मुख्य न्यायाधीश को जांच रोकने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन वर्मा के मामले में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि पहले जज यादव के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर जज वर्मा के मामले पर विचार किया जाए। सिब्बल के मुताबिक वर्मा के खिलाफ महाभियोग अभूतपूर्व है और ठोस सबूतों पर आधारित नहीं है।
उन्होंने बताया कि वर्मा के आवास के बाहर एक कमरे में जली हुई नकदी का वीडियो सामने आया, लेकिन ये साफ नहीं कि नकदी कितनी थी या उसे किसने रखा। दिल्ली पुलिस ने ना तो उस जगह को सील किया, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की और ना ही नकदी जब्त की। सिब्बल ने सवाल किया कि जब पुलिस और दमकल विभाग को जली हुई नकदी दिखी तो फिर उसे जब्त क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को रात 11:30 बजे वर्मा के आउट हाउस में आग लगी। उनकी बेटी ने धमाके की आवाज सुनी और कर्मचारियों के साथ वहां पहुंची, लेकिन आग के कारण पीछे हटना पड़ा। पुलिस और दमकल विभाग ने बाद में पहुंचकर भी परिवार को नकदी के बारे में कुछ नहीं बताया। वर्मा को 17 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो दिखाकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद 20 मार्च को उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका उन्होंने विरोध नहीं किया। अब सिब्बल के इस बयान का दोनों ही कार्रवाइयों पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नए संत बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपने विवादास्पद या नफरती बयानों की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि अपने पहनावे की वजह से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक महंगी जैकेट पहनी, एक महंगा सा गोकी नाम का लगाया, जिसको लेकर के वो चर्चा में आ गए और ट्रोल हो गए। इसके बदले में बाबा ने भी जमकर ट्रोल्स को लताड़ा और यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोगों को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया और अपने बयानों को, अपने ऊपर जो भी बयान लोगों के आ रहे हैं, उनको उन्होंने हिंदुओं से भी जोड़ दिया, हिंदू आस्था से भी जोड़ दिया, यानी कि जो उनकी पहचान है उन्होंने वैसा ही किया। फिलहाल तो बाबा की इज्जत की पर्ची फिलहाल सोशल मीडिया में खासी उछल रही है।